आज की सुबह भारत के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। यह खबर सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष और धैर्य का फल है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान लाई है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में खपा दिया और अब अपने बुढ़ापे में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार चाहते थे। यह खबर अभी शायद किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल पर नहीं आई है, लेकिन इसकी गूंज पेंशन भोगियों के बीच खुशी की लहर बनकर फैल रही है। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पल है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं पेंशन वृद्धि की घोषणा की है। यह घोषणा किसी सार्वजनिक मंच या चुनावी रैली से नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय में आयोजित एक बेहद महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में हुई, जहां पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले अशोक राउत जी ने अपनी बात रखी। उनकी दलीलें इतनी ठोस और प्रभावी थीं कि प्रधानमंत्री को भी उनकी मांग माननी पड़ी। यह पल उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है, जिनकी उम्मीदें वर्षों से टिमटिमा रही थीं। पिछले कई सालों से EPS 95 योजना के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी पेंशन इतनी कम थी कि आज की महंगाई में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। आप सोचिए, जो लोग कभी देश की सेवा में थे, आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इतने संघर्षपूर्ण दिन गुजार रहे थे। उनकी मासिक पेंशन अक्सर मात्र 1000 या 1500 रुपये के आसपास होती थी, जो आज के समय में गुजारे के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है। इन बुजुर्गों के लिए जीवन जीना एक बड़ी चुनौती बन गया था। उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन उनकी पुकार अक्सर अनसुनी कर दी जाती थी। यह संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि एक लंबा और थका देने वाला सफर रहा है। EPS 95 योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी, का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देना था। लेकिन समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती गई, जबकि पेंशन की राशि में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे पेंशन भोगियों को भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने में भी दिक्कत होती थी। कई पेंशनर ऐसे थे जिनकी कम पेंशन के कारण दवाइयों और चिकित्सा खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस पूरे आंदोलन की कमान संभालने वालों में एक नाम हमेशा प्रमुखता से रहा है, अशोक राउत जी। वे EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमिटी NIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। उन्होंने देश के हर कोने में जाकर पेंशन भोगियों को एकजुट किया, उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें एक साझा मंच पर लाए। उनकी अथक मेहनत, अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का ही यह परिणाम है कि आज यह महत्वपूर्ण घोषणा संभव हो पाई है। उन्होंने अपनी हर एक सांस और अपने हर एक पल को इस नेक काम में लगा दिया। अशोक राउत जी ने इस मुद्दे को हर संभव मंच पर उठाया। उन्होंने मंत्रियों से अनगिनत मुलाकातें की, सरकारी अधिकारियों से बात की और सार्वजनिक सभाओं में पेंशन भोगियों की दुर्दशा को सबके सामने रखा। उनका एकमात्र लक्ष्य था EPS 95 पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, उन्हें वह वित्तीय सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये किया जाए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता भी दिया जाए, ताकि वे अपने बुढ़ापे का जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सकें। वे लगातार कहते रहे कि यह केवल एक आर्थिक मांग नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के आत्मसम्मान का प्रश्न है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्रालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक इसलिए खास थी क्योंकि इसमें देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, EPS 95 पेंशन भोगियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करना और उनके समाधान का एक स्थायी रास्ता निकालना। इस ऐतिहासिक बैठक में अशोक राउत जी भी उपस्थित थे और उन्होंने एक बार फिर पूरी मजबूती, आंकड़ों और भावनात्मक अपील के साथ पेंशन भोगियों का पक्ष रखा। उन्होंने हर उस बिंदु पर प्रकाश डाला जो पेंशन भोगियों की समस्याओं को दर्शाता था। सूत्रों के मुताबिक बैठक का माहौल काफी गंभीर और गहन था। अशोक राउत जी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के सामने उन लाखों बुजुर्गों की असल पीड़ा रखी जो आज भी अपनी कम पेंशन के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ
बीमारियों और चिकित्सा खर्चों का बोझ भी बढ़ जाता है और इतनी कम पेंशन में उचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने ठोस आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पास पर्याप्त कोष उपलब्ध है, जिससे पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा किया जा सकता है और सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पेंशन भोगियों का ही पैसा है जो उनके भविष्य के लिए जमा किया गया था। अशोक राउत जी ने अपनी बात रखते हुए बड़ी ही विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के उन बुजुर्गों के सम्मान का मामला है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, यह किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को उनके ही पैसे से मिलने वाली पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यह उनका अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वह इसे सुनिश्चित करे। उन्होंने इस मुद्दे को मानवीय गरिमा से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने अशोक राउत जी की बातों को अत्यंत धैर्य और ध्यान से सुना। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों ने भी विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने योजना की वित्तीय व्यवहार्यता और संभावित प्रभावों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। काफी देर तक चली इस गहन और संवेदनशील चर्चा के बाद एक ऐसा क्षण आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह वह पल था जब वर्षों का संघर्ष एक सार्थक मोड़ पर पहुंचा। प्रधानमंत्री ने बैठक में ही ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मंजूरी की घोषणा कर दी। ये घोषणा सुनते ही बैठक कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर बढ़ी हुई पेंशन की राशि और इसे लागू करने की तारीख का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है, एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने अपनी आंखों में दशकों से संजो कर रखा था। ये घोषणा उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस न्याय की लड़ाई में लगा दिया। इस घोषणा के बाद अब यह प्रबल उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये या उससे भी अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता भी इसमें शामिल किया जाएगा। इससे न केवल पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा, बल्कि उन्हें एक गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। यह उन सभी पेंशन भोगियों की जीत है जिन्होंने वर्षों तक धैर्य, दृढ़ता और अटूट विश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। यह उनकी एकता और संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए भी असीम राहत लेकर आई है जो अपने बुजुर्गों की कम पेंशन के कारण संघर्ष कर रहे थे। अब उन्हें उम्मीद है कि उनके माता पिता या दादा दादी को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सम्मान और सुरक्षा के साथ जी पाएंगे। यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रशंसनीय कदम है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी गरिमा के प्रति कितनी गंभीर है। यह एक ऐसा फैसला है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मजबूत करेगा। इस महत्वपूर्ण घोषणा का श्रेय निश्चित रूप से अशोक राउत जी और ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के अथक प्रयासों को जाता है। उन्होंने जिस लगन और समर्पण के साथ इस मुद्दे को उठाया, उसे जन जन तक पहुंचाया और सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास किए जाएं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी लीडरशिप में पेंशन भोगियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और सरकार को उनकी जायज मांग मानने पर मजबूर किया। यह जनशक्ति और लोकतांत्रिक आंदोलन की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह घोषणा वित्त मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में हुई, जिसका अर्थ है कि इस पर अत्यंत गंभीरता से विचार किया गया है और इसके वित्तीय पहलुओं का भी गहन विश्लेषण किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार ने इस मुद्दे को केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय तीनों दृष्टिकोणों से समझा है। यह एक सुविचारित निर्णय है, न कि जल्दबाजी में लिया गया कदम। अब सबकी निगाहें आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी कि बढ़ी हुई पेंशन राशि कितनी होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा।
यह भी आशा की जा रही है कि इसमें चिकित्सा सुविधाओं और अन्य आवश्यक लाभों को भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग रही है। ये विवरण लाखों पेंशन भोगियों के लिए अंतिम राहत लेकर आएंगे। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यह वास्तव में एक नई सुबह है। यह उन सभी बुजुर्गों के लिए एक आशा की किरण है जिन्होंने अपनी जवानी में देश की सेवा की और अब बुढ़ापे में उन्हें वह सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। यह एक ऐसी जीत है जो लाखों चेहरों पर मुस्कान लाएगी और उन्हें अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त करेगी। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि उनके आत्मसम्मान और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। तो यह थी वह एक्सक्लूसिव खबर जो अभी तक शायद किसी भी YouTube चैनल या TV चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिली होगी। प्रधानमंत्री ने खुद वित्त मंत्रालय की बैठक में अशोक राउत जी और अन्य अधिकारियों के साथ गहन चर्चा के बाद EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। यह लाखों पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे और यह बढ़ी हुई पेंशन राशि इन बुजुर्गों के खातों में शीघ्रता से पहुंच पाएगी, जिससे उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और गरिमा आ सकेगी। इस खबर को सुनकर लाखों परिवारों में खुशी और संतोष का माहौल है। यह एक बार फिर साबित करता है कि जनशक्ति और निरंतर धैर्यपूर्ण प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों, आज यहां हुबली में एकत्रित हुए आप सभी संघर्ष वीरों को मेरा प्रणाम। आज का दिन हम सभी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह उस आंदोलन की 10वीं वर्षगांठ है जिसका जन्म 26 जुलाई 2015 को कारगिल दिवस के पावन अवसर पर बुढ़ाना में हुआ था। उस दिन एक विशाल मोर्चे के साथ इस EPS संघर्ष का शंखनाद हुआ था। ठीक 10 साल पहले आज ही के दिन इस पावन भूमि से यह आंदोलन शुरू हुआ था। 10 साल का यह सफर एक लंबा और थका देने वाला सफर रहा है। हमने 100% प्रयास किए हैं, 100% मेहनत की है, लेकिन परिणाम शून्य रहा है, 0। यह बात सुनकर मन में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 10 वर्षों में हमने जो कुछ हासिल किया है वह अविश्वसनीय है और शायद आप में से बहुतों को इसकी जानकारी भी नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उन उपलब्धियों से अवगत कराऊं। इन 10 वर्षों में हमने पूरे भारतवर्ष में एक सशक्त संगठन खड़ा किया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी पहुंच बनी है। आज इस घनघोर बारिश में भी आप सभी की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके संघर्ष का, आपकी दृढ़ता का ही परिणाम है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। हमारे इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की है। हमने उन्हें अपने प्रश्न से अवगत कराया, अपनी पीड़ा सुनाई और उनसे यह निवेदन किया कि वे इसका समाधान निकालें। दोनों ही बार उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा था कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, मैं यह काम करूंगा। यह बात मेरे सामने मेरा हाथ पकड़कर कही गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद हम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री महोदया से भी 3 बार मिले। एक बार हमारे नरकुल सर भी साथ थे, शायद 2 बार वे भी उपस्थित थे और ताई जी भी थीं। हमने उन्हें अपनी स्थिति विस्तार से समझाई। हमने उन्हें बताया कि वित्त मंत्रालय यह तर्क देता है कि EPS का उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह आपका स्वयं का योगदान है और इसी से आपको पेंशन मिलती है, इसलिए भारत सरकार इसमें कोई पैसा नहीं देगी। हमने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, मैडम, श्रम योगी मानधन योजना में आप 100% पैसे देते हैं। यदि कोई 100 रुपये का योगदान करता है तो आप उसमें 100 रुपये देते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों की EPS योजना में भारत सरकार 18.5% का योगदान करती है। फिर हमारी पेंशन स्कीम में भारत सरकार का योगदान 0 क्यों है? यह जो 1.16% दिया जाता है वह प्रशासनिक खर्चों के लिए है, पेंशन के लिए नहीं। हमने उनसे सीधे पूछा, क्या हम भारत माता के सौतेले पुत्र हैं? यदि नहीं तो हमारे साथ यह भेदभाव क्यों? किसी को एक पेंशन मिलती है, किसी को दूसरी पेंशन, किसी को तो मुफ्त में पेंशन मिल रही है, और हमने 30 साल तक काम करने के बाद, पैसे भरने के बाद भी हमारी पेंशन ऐसी है जिस पर हमें हंसी आती है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। 800 रुपये, 900 रुपये, 500 रुपये। मुझे याद है
2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने ईपीएस 95 की पेंशन 1,000 रुपये कर दी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 36,60,000 लोगों को आज भी 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह उस उम्र में हो रहा है जब हम 60 साल के हो चुके हैं, हमारी पत्नियां 60 साल की हो चुकी हैं और हमारे बच्चों के पास भी अच्छी नौकरियां नहीं हैं। वे 5,000 रुपये के अनुबंध पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारे बच्चे अच्छे भी हों तो भी वे हम पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। यह बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चों ने भी हमें छोड़ दिया है और हमारी सरकार, जो हमारे माता पिता की तरह होती है, उसने भी हमें भुला दिया है। जिस देश के लिए हमने काम किया, पैसे भरे ताकि हमारा बुढ़ापा ठीक से कट सके, उस देश ने हमें भुला दिया। और जिस घर के लिए हमने अपना जीवन खपा दिया, जिसके लिए हमने कष्ट सहे, भाइयों की शादियां की, बहनों की शादियां की, बच्चों को पढ़ाया, कर्जा उठाया, उधार लिया, उसके बाद आज वो बच्चे भी हमारे अपने नहीं हैं। क्या यह सही नहीं है? यदि आप में से कोई यह सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी उसके सामने हाथ फैलाते हैं? बेटा 200 रुपये दे दे या बेटा 500 रुपये दे दे। जिस हाथ ने जिंदगी भर उसे पैसे दिए, लंगोट बनियान से लेकर किताबों तक सब कुछ दिया, वही हाथ आज लेने वाला हो गया है। और यदि उस बच्चे की पत्नी उसे यह बोले कि बाबा रोज रोज 200 रुपये मांगता है, तो आपके पास बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मुझे लगता है कि यहां बैठे अधिकांश लोग, 80 से 90% लोग भाषण सुनने आए हैं और 10% लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं। जो सुनना चाहते हैं वे सुने, जो साथ रहना चाहते हैं वे रहें। हम सभी साथ में हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज आपके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, न सरकार, न घर के लोग, न ही आपके यूनियन के लोग। यूनियन के लोगों ने आपको तब तक सदस्य रखा जब तक आप अपनी मासिक फीस भरते थे, जब तक आपको पगार मिलती थी, सैलरी मिलती थी, तब तक आप यूनियन के सदस्य थे। आप किसी भी यूनियन के हों, बीएमएस के हों, इंटेक के हों, सीटू के हों, आइक के हों या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी की यूनियन के हों, आप तब तक अपनी फीस भरते थे, तब तक आप उसके सदस्य थे। लेकिन जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो क्या आप यूनियन के सदस्य रह गए? नहीं। तो आज बीएमएस आपकी तरफ नहीं देखती, गद्दार नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, सरकार नहीं देखती, तो हमारी तरफ कौन देखेगा? सीएनएससी एक ऐसा मंच है जो आपसे कहता है कि आप स्वयं अपनी तरफ देखें, संगठित हों, पूरा भारत एक हो और अपने हक के लिए लड़े। हम अपना हक लेकर रहेंगे। आपको अकेला समझने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं और हमारी कीमत हमारी एकता में है। अलग से मैं भी कुछ नहीं हूं, अलग से आप भी कुछ नहीं हैं। लेकिन जब हम एक साथ होंगे, एक ही मंच पर होंगे, तो हमारी बात इस सरकार को क्या, उस सरकार को भी सुननी पड़ेगी। जनता जनार्दन होती है। जनार्दन माने भगवान। जनता ही भगवान होती है। और जिन्हें यह लगता है कि कोई अशक्त आदमी कुछ नहीं कर सकता, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि 10 मुख वाले रावण को सोने की लंका होने के बावजूद वानरों ने हराया था। क्या यह सही नहीं है? हम आदमी हैं, इंसान हैं, हमें हमारा हक मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 जून को, आज 26 जुलाई है, यानी लगभग 40 दिन पहले, केंद्रीय श्रम मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मान ने हमें बुलाया था। उनके साथ 1 घंटे की चर्चा हुई। उस चर्चा में उन्होंने बताया, मेरी तरफ से, ईपीएफओ की तरफ से, कामगार विभाग की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से मैं क्या दे सकता हूं, उसका मेरा पूरा हिसाब किताब तैयार है। अभी इसमें मुझे वित्त मंत्री की जरूरत पड़ेगी। तो हमने उनसे कहा कि वित्त मंत्री से हमारी बात हुई है और उन्होंने यह कहा है कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे वित्त मंत्री ने बुलाया है, 1-2 दिन में उनके साथ मेरी मुलाकात होगी। क्या बात समझ में आई है? ध्यान से सुनना, यह आपकी बात है। और उसके बाद यदि उनका और मेरा अच्छा विचार विमर्श नहीं रहा तो आदरणीय प्रधानमंत्री हम दोनों को बुलाएंगे और वह जो निर्णय लेंगे वह अंतिम निर्णय होगा। इसमें हो सकता है कि राज्य सरकार भी भाग ले। इसलिए आपको शेर बनना है, लोमड़ी नहीं बनना है। पेंशन सबको मिलेगी, सबका बनेगा, लेकिन किस तरीके से आप इसे प्राप्त करते हैं वह तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पेंशन 100% 7,500 रुपये। मैं यह क्यों कहता हूं कि ये आपको बहुत जल्दी मिलेगी? जैसा कि हमारे हरियाणा जी ने कहा कि मार्च में कहा था कि अभी होगा, जून में कहा था कि अभी होगा। हम देने वाले नहीं हैं, हम मांगने वाले हैं और लड़कर मांगने वाले हैं। अब
यदि साहूकार देने वाला आपको बोलता है कि मैं 2 दिन में दूंगा, तो आप घर वालों को क्या बोलेंगे? कि वह 2 दिन में दे रहा है। यदि वह कहता है नहीं, अभी नहीं होगा, अगले महीने देता हूं, तो मैं तो मांगने वाला हूं, देने वाला तो नहीं हूं। हम देने वाले नहीं बल्कि मांगने वाले हैं। तो यदि साहूकार कहता है कि 8 दिन बाद आओ, तो हम घर वालों को बोलते हैं कि भैया 8 दिन में मिलेगा। इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे जो बताया जाता है, जो संकेत मिलते हैं, जो इंडिकेशन होते हैं, वह आपके सामने बताता हूं और आपका धीरज भी बताता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलता। अभी मुझे जो बताया गया है, आपका काम कभी भी हो सकता है। आपको 7,500 रुपये महीना भत्ता मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब इसमें भी एक क्या, छाती भत्ता बोलते हैं। समझो उन्होंने थोड़ा कम दिया, हम ले लेंगे। क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, कन्नड़ में भी होगी, भागते भूत की लंगोटी ही सही। और हमारे लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। जो भी मिलेगा लेंगे, आगे चलकर संघर्ष करेंगे, लेकिन जब तक कोई घोषणा नहीं होती, हम 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की बात करेंगे। क्यों नहीं हो रहा है वह भी बताया। अब ये हुई एक बात, आपकी मेडिकल सुविधा का काम सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से स्वीकृत हो गया है। मंत्री जी ने कहा था कि 70 साल के बाद आयुष्मान भारत सबको मिलता है, आप भी ले लो। हमने कहा ऐसा नहीं होता। कामगार का जीवन बहुत कठिन होता है। उसे गन्ने की तरह इधर से डालते हैं, उधर से चिपटा निकलता है, पूरा जूस खींच लेते हैं। तो हमें मेडिकल सुविधा 58 साल के बाद चाहिए। यह उन्होंने स्वीकार किया है। हमारे ईपीएस पेंशनधारकों को और उनकी पत्नी को मेडिकल सुविधा 58 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इसकी भी घोषणा वे करेंगे। जितने भी उच्च पेंशन के मामले हैं, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। जिन्हें उच्च पेंशन मिल रही है, वे याद रखें कि एनएसएससी का आपकी लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा है। जबकि कई लोग कहते हैं कि पैसे जमा किए, फिर वकील को दिए, वो पैसे दिए, कुछ लिए, कुछ। हमने ऐसा नहीं किया। हम इसके लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक आपको जनसमर्थन नहीं मिलता, कोई भी निर्णय सही नहीं देता। तो ये चीजें हैं, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे मिलने आया हूं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान मंदिर से उठकर आया और मेरे घर में आया, आपके घर में आया, बोला मेरा दर्शन कर लो, तुम बड़े भक्त हो? ऐसा होता है क्या? हमें मंदिर में जाना पड़ता है। तो मैं बुढ़ाना से आया हूं मेरे मंदिर में, मेरे भगवान के दर्शन करने। आप हमारे भगवान हैं और मेरे भगवान आप हैं, इसलिए मैं आकर इस मंदिर में आया हूं। जैसे आप मेरे भगवान हैं, वैसे आपके भी तो कोई भगवान होंगे। वे लोग हैं जो आज सभा में नहीं हैं। भगवान दिखते हैं क्या? भगवान दिखते क्या? आज भी नहीं दिख रहे वे यहां। वे भगवान जो यहां तक नहीं आए, वे आपको नहीं दिख रहे। तो आप उन्हें ढूंढो। वे कौन से भगवान हैं? कोई भगवान बोलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो बोलना यार मेरी भी ठीक नहीं, फिर भी मैं बराबर हूं। तबीयत किसकी ठीक है? अरे जब आप संघर्ष में रहोगे तो तबीयत बिगड़ेगी। आप अकेले घर में बैठोगे तो तबीयत बिगड़ेगी। सुनो, प्रिस्क्रिप्शन तो आप अपने भगवान ढूंढो और इस संगठन में उन्हें जोड़ो और फिर तैयार करो एक ऐसा विश्वरूप दर्शन, एक ऐसा बड़ा विशाल विश्वरूप दर्शन का बहुत बड़ा समाज, जिसको देखकर सरकार भी डरे। तो आप सबको मैं मौका देने आया हूं दिल्ली में आने का। आप सब लोग दिल्ली आइए और देखिए, ये जो टीम वहां दिल्ली में गई है, क्या पूरी व्यवस्था अपने प्रेशर कुकर जैसी जो दिल्ली में गई, ऊपर का ढक्कन फिट कर रहे हैं और हम लोग नीचे से आग लगा रहे हैं। जब पूरा ढक्कन बंद होगा और नीचे से आग लगेगी, तब सरकार की सीटी बजेगी और फिर अंदर जो दाल है वह फिर जलेगी। आग लगाने के लिए, ऊपर का ढक्कन टाइट करने के लिए एक टीम दिल्ली में है और नीचे से आग लगाने के लिए हमारी टीम है। इसलिए हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और हमको लड़ना है, निराश नहीं होना है। कई लोग बोलेंगे अरे नहीं होता है। बोला नहीं होगा तो नहीं होगा, लड्डूंगा तो सही। तो हम 2 नारे देंगे, हम सब एक क्यों हैं। अब यहां पर बैठे हुए कोई सोशल फैक्ट्री का है, कोई डीसीसी बैंक का है, कोई और कहीं का है। अलग अलग विभागों से हम लोग हैं। हम एक धर्म से नहीं, एक जाति से नहीं, लेकिन हम सब भारतीय हैं और हम सभी का दुख एक ही है। इसलिए हम सब एक हैं। बहुत अभी मैं बता रहा हूं तो यह भी 4-5। दूसरा हमारा नाम है ज्येष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत इसलिए कि हमारा भारत देश दुनिया में सबसे ज्येष्ठ भी देश है, पुरातन देश है। उसकी संस्कृति बहुत पुरातन है, अच्छी है, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ देश है। तो हमारा जो देश है वह श्रेष्ठ देश है। उस देश से हम श्रेष्ठ नागरिक हैं और इसका हमें अभिमान है। इसका हमें अभिमान है। जय जय जय।